CSVL स्टार्ट किया कल हमने। अभी तक हमने कुछ चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डिस्कस कर ली प्रीवियस लेक्चर में। उसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ही आगे लेके चलते हैं आज। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एटलीस्ट हाफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, मीन बोर्ड बैलेंस होना चाहिए, चेयरमैन CEO सेपरेट पर्सन होने चाहिए, चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को एवरी 3 ईयर्स री इलेक्ट होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग्स रेगुलर बेसिस पे फॉर्मल एजेंडा वाइज होनी चाहिए, डायरेक्टर्स को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करना, उससे रिव्यू भी करना चाहिए, और शेयर होल्डर को स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करना चाहिए, उनकी कोई कंसर्न है तो रिजॉल्व करनी चाहिए। देखिए ना, थोड़ा और आगे लेके चलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहता है कि कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की कुछ कमेटीज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की कमेटीज होनी चाहिए। मीन डायरेक्टर्स को जो भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने परफॉर्म करने हैं वो कमेटीज में बैठ के परफॉर्म करने हैं। क्या कमेटीज होनी चाहिए? नॉमिनेशन कमेटी होनी चाहिए, रेम्युनरेशन कमेटी होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी होनी चाहिए और रिस्क कमेटी होनी चाहिए। हाँ, ये पहली 3 कमेटीज मस्ट होनी चाहिए। नॉमिनेशन, रेम्युनरेशन, ऑडिट कमेटी मस्ट होनी चाहिए। रिस्क कमेटी ऑप्शनल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर इसका रोल मस्ट परफॉर्म होना चाहिए, और अगर रोल ये नहीं है तो फिर कौन परफॉर्म करेगा? ऑडिट कमेटी परफॉर्म करेगी। सो अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की कमेटीज, बोर्ड कमेटीज होनी चाहिए, नॉमिनेशन, रेम्युनरेशन, ऑडिट एंड रिस्क कमेटी। अब देखते हैं कि इन कमेटीज के मेंबर कौन कौन होते हैं या होने चाहिए और इनका रोल क्या है। तो बात करते हैं पहले मेंबर्स की कि किस कमेटी के कौन कौन मेंबर्स होते हैं या होने चाहिए। कहते हैं जो नॉमिनेशन कमेटी है और रिस्क कमेटी है, इनके मेंबर्स एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। बट मेजॉरिटी शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। किसके? नॉमिनेशन और रिस्क कमेटी के। मीन अगर कमेटी के 5 मेंबर्स हैं तो कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए? और अगर 4 हैं तो फिर कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए? फिर भी 3 मेजॉरिटी। क्यों? 2 बैलेंस वो कंपनी के अंदर है लेकिन कमेटी के अंदर मेजॉरिटी। जबकि जो रेम्युनरेशन कमेटी और ऑडिट कमेटी हैं, इनके मेंबर ऑल मीन 100% क्या होने चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इनके मेंबर कभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं हो सकते। क्यों? थोड़ी देर में बात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की 4 कमेटीज होनी चाहिए। नॉमिनेशन, रिस्क कमेटी के मेंबर्स मेजॉरिटी नॉन एग्जीक्यूटिव, और रेम्युनरेशन ऑडिट के ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब देखते हैं कमेटीज करती क्या, उनके मेंबर ये क्यों होने चाहिए। सो नॉमिनेशन कमेटी की बात करें, वो कहते हैं नॉमिनेशन कमेटी का काम है डायरेक्टर्स की नॉमिनेशन करवाना। नॉमिनेशन मीन डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल करवाना। मीन ड्यूरिंग द ईयर कोई वैकेंसी फिल करनी है तो नया नॉन डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगी? एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव? नॉमिनेशन कमेटी। दोनों के लिए। कोई डायरेक्टर मर गया, पागल हो गया, भाग गया, वैकेंसी खाली हो गई, तो उसे फिल करने के लिए नॉमिनेशन कमेटी फिल करेगी। कैसे? पहले वैकेंसी एडवर्टाइज करेगी, एप्लीकेशन रिसीव करेगी, इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेगी और उसके बाद एक बंदा सिलेक्ट करेगी। डायरेक्टर्स की रीअपॉइंटमेंट करवानी है एवरी 3 ईयर्स। तो कौन से डायरेक्टर के 3 साल पूरे हो गए हैं, किसको रीअपॉइंट करना है, कौन डिसाइड करेगा? नॉमिनेशन कमेटी। क्या ख्याल? बोर्ड वैकेंसीज को फिल करना, बोर्ड को बैलेंस करने के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नए अपॉइंट करने, अगर बैलेंस नहीं है तो कौन अपॉइंट करेगा? नॉमिनेशन कमेटी। बोर्ड के अंदर कोई स्किल्स लैक कर रही हैं, लाइक कोई आईटी का नॉलेज रखने वाला डायरेक्टर नहीं है, तो वो स्किल्स जो लैक कर रही हैं वो स्किल भी कौन फिल करेगा? नॉमिनेशन कमेटी। तो क्या काम है डायरेक्टर्स की? अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल, बोर्ड वैकेंसीज को फिल करना, बोर्ड को बैलेंस करना, और बोर्ड के अंदर स्किल्स को बैलेंस करना। स्किल्स को बैलेंस करना, मेरे को स्किल लैक कर रही है तो वो भी आपने फिल करनी है। और इसके मेंबर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों होने चाहिए, बट मेजॉरिटी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्यों? ताकि इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट हो सके।
एग्जेक्टिव मेजोरिटी होंगे तो वो अपनी मर्जी का यस मैन अपॉइंट कर लेंगे अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट के लिए क्या होने चाहिए, मेजोरिटी नॉन एग्जेक्टिव। हाँ, एग्जेक्टिव डायरेक्टर का होना भी जरूरी है इसमें, क्यों, ताकि एक रिक्वायर्ड लेवल का एग्जेक्टिव डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए वो एक एग्जेक्टिव डायरेक्टर ही प्रॉपर्ली असेस कर सकता है। तो इसलिए इसके मेंबर में एग्जेक्टिव डायरेक्टर का होना जरूरी है, लेकिन इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट हो उसके लिए क्या होने चाहिए, मेजोरिटी नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। तो 3-4 रोल इसके लिखे जा सकते हैं, क्या कह रहे हैं। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहता है कि कंपनी के अंदर 100% नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की एक रेम्युनरेशन कमेटी भी होनी चाहिए। क्या काम है इसका, कंपनी की रेम्युनरेशन पॉलिसी सेट करना, टू सेट रेम्युनरेशन पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कि किस डायरेक्टर को, किस मैनेजर को, किस एम्प्लॉय को कितना पे करना है, क्या फैसिलिटीज देनी है, कौन डिसाइड करेगा, 100% नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की रेम्युनरेशन कमेटी। तो क्या है, टू सेट रेम्युनरेशन पॉलिसी ऑफ द कंपनी। और दूसरा इसका रोल क्या है, टू असेस परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जेक्टिव डायरेक्टर एंड सेटिंग देयर परफॉर्मेंस रेटेड पे। एग्जेक्टिव डायरेक्टर की परफॉर्मेंस मेजर करके उनकी परफॉर्मेंस रेटेड पे सेट करना, ये भी किसका काम है, रेम्युनरेशन कमेटी का। तो इसके मेंबर में एग्जेक्टिव डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, क्यों, होंगे तो अपनी परफॉर्मेंस खुद ही असेस करके अपनी रेम्युनरेशन सेट करेंगे, तो इंडिपेंडेंट रेम्युनरेशन पॉलिसी सेट नहीं होगी। इसलिए इसके मेंबर क्या होने चाहिए, ऑल नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। क्लियर होती है ये बात भी। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहता है कि कंपनी के अंदर 100% नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की एक ऑडिट कमेटी भी होनी चाहिए, जिसका काम क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स को ओवरसी करना। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी की अगर हम बात करें तो क्या इसका काम है, टू ओवरसी फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स को ओवरसी करना। क्या ओवरसी करना, इसका काम है रिव्यू करना, क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि ट्रू एंड फेयर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो रही है नहीं हो रही। इसका काम है रिव्यू करना कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कि स्ट्रॉन्ग इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका काम है रिव्यू करना कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसीज को और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को कि बेस्ट फॉर द कंपनी है या नहीं। क्या काम है, कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स को ओवरसी करना, जिसमें रिव्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, रिव्यू करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और रिव्यू करना कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज। जो कौन प्रिपेयर कर रहा होता है, फाइनेंस डायरेक्टर। तो उसे कौन असेस करेगा, रिव्यू करेगा कि बेस्ट फॉर द कंपनी है या नहीं, 100% नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की ऑडिट कमेटी। इसलिए इसके मेंबर में एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, अगर होंगे तो अपने ही कामों को खुद रिव्यू करेंगे, जो कि इंडिपेंडेंट रिव्यू नहीं होगा। इसके अलावा इसका काम क्या है, ऑडिट कमेटी का चेक करना या मॉनिटर करना, क्या, क्वालिटी ऑफ वर्क, quality of work and quality of work and independence किसकी, of both internal auditor भी and external auditor भी, कि इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर अपना काम क्वालिटी का परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। क्वालिटी मीन ऑब्जेक्टिविटी उनकी जो है वो काम की मीट हो रही है या नहीं हो रही, और इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कौन चेक करेगा, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की ऑडिट कमेटी। इसके अलावा ऑडिट कमेटी का काम क्या है, रिकमेंडेशन देना, किसको, शेयर होल्डर को रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, सो रोल ऑफ ऑडिट कमेटी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या काम है इसका, टू ओवरसी फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंपनी, जिसमें रिव्यू करना कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को चेक करना, मॉनिटर करना, क्वालिटी ऑफ वर्क मीन ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर,
और क्या करना, रिकमेंडेशन देना टू शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड फी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, कि किस एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करना है, रीअपॉइंट करना है, रिमूव करना है, ये काम किसका है, शेयर होल्डर का। एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करना है, रीअपॉइंट करना है, रिमूव करना है, किसका काम है, शेयर होल्डर का। लेकिन शेयर होल्डर मेरे जैसे गवार से लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कौन सा ऑडिटर अच्छा है। क्या ख्याल है? स्पेशली अगर कोई फॉरेन शेयर होल्डर है तो लोकल फर्म कौन सी अच्छी है, तो उन्हें कौन रिकमेंडेशन देगा, 100% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी कि हाँ ये फर्म अच्छी, इसे हमें अपॉइंट करना चाहिए, इस ऑडिटर ने अच्छा काम किया, इसे हमें रीअपॉइंट करना चाहिए, नहीं इस ऑडिटर ने अच्छा काम नहीं किया, इसे रिमूव करना चाहिए, हाँ इस ऑडिटर की इतनी फी बनती है तो आप अप्रूव करें। ठीक, क्या हो गए, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। अब इसके मेंबर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को, पॉलिसी को खुद रिव्यू करेंगे। ये एक्सटर्नल ऑडिटर जिसने इन एग्जीक्यूटिव के काम को चेक करना होता है, उसे अगर अपॉइंट ही वो करेंगे तो उससे क्या होगा, मसला आ जाएगा उसकी इंडिपेंडेंस का। सो नॉमिनेशन कमेटी हमने डिस्कस कर ली, रेम्युनरेशन कर ली, ऑडिट कर ली। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहते हैं कि कंपनी के अंदर एक मेजॉरिटी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिस्क कमेटी भी होनी चाहिए, जो है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो इसका रोल मस्ट परफॉर्म होना चाहिए। और फिर रोल कौन परफॉर्म करेगा, ऑडिट कमेटी। अब इसका रोल है क्या, कहते जी रिस्क कमेटी का जो है रोल है टू डिफाइन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी। इसका काम क्या है, कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डिफाइन करना। और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, टू आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क, टू identify business risk, to prioritize risk, to control risk, and to monitor risk। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना, प्रायोरिटाइज करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना। मीनिंग बिजनेस को फ्यूचर में क्या रिस्क फेस करना पड़ सकते हैं, उनको प्रोएक्टिव बेसिस पे आइडेंटिफाई करना, उनको प्रायोरिटाइज करना, देखना कौन सा ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा बिजनेस के ऊपर, कौन सा कम इम्पैक्ट डालेगा, ताकि हाई इम्पैक्ट वालों को ज़्यादा कंसीडर किया जा सके। किस रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, उसकी पॉलिसीज़ डिफाइन करना, और मॉनिटर करना कि वो जो हमने कंट्रोल करने की पॉलिसीज़ डिफाइन की है वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रही है नहीं हो रही। किसका काम है ये, रिस्क कमेटी का। हाँ अगर ये नहीं है तो इसका काम कौन करेंगे, ऑडिट कमेटी। अब रिस्क कमेटी के मेंबर मेजॉरिटी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, ताकि इंडिपेंडेंट जो है वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डिफाइन की जा सके। और इसके मेंबर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होना भी जरूरी है। क्यों, ताकि डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस में क्या बिजनेस रिस्क फेस करना पड़ते हैं वो भी आइडेंटिफाई किए जा सकें। क्यों, वो फुल टाइमर ही प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन अगर ये कमेटी नहीं है तो इसका काम कौन करेगा, ऑडिट कमेटी। तो उसमें सारे कौन है फिर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो फिर क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ मिलके ये स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स हम पढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहते हैं कि कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की 4 टाइप की कमेटीज होनी चाहिए, नॉमिनेशन, रेम्युनरेशन, ऑडिट, रिस्क। इसका क्या रोल है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक हो गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को ही आगे लेके चलते हैं, कुछ 2-3 टॉपिक्स और कवर करते हैं। एक टॉपिक है हमारे पास रिटायरमेंट बाय रोटेशन, एक टॉपिक है हमारे पास इंडक्शन प्रोग्राम, एक टॉपिक है हमारे पास सीपीडी, फिर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे बोर्ड स्ट्रक्चर।
हमने कहीं पे पढ़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहता है कि डायरेक्टर्स को एवरी 3 ईयर री इलेक्ट होना चाहिए, री अपॉइंट होना चाहिए। मतलब डायरेक्टर्स को एवरी 3 ईयर रिटायर होना चाहिए। कंपनी देखेगी जो परफॉर्म कर रहा था उनको दोबारा से री अपॉइंट किया जाएगा और जो परफॉर्म नहीं कर रहा था उनको किक ऑफ, ताकि नॉन परफॉर्मिंग डायरेक्टर को विदाउट एनी लॉस ऑफ ऑफिस रिमूव किया जा सके, ताकि डायरेक्टर की पर्सनल परफॉर्मेंस अचीव की जा सके। अभी जो रिटायरमेंट होनी है एवरी 3 इयर्स, वो कहता है जी बाय रोटेशन होना चाहिए। बाय रोटेशन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम 1/3 डायरेक्टर should retire at an AGM. मीन डायरेक्टर को ठीक है एवरी 3 ईयर रिटायर होना है, लेकिन कितने डायरेक्टर मैक्सिमम एक एजीएम पे रिटायर होंगे? 1/3, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? कि अगर सारे डायरेक्टर के 3 साल एजीएम पे पूरे हो गए तो सारे कंपनी को छोड़ के कोई कंपैक्टर कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम 1/3 एक एजीएम पे रिटायर होंगे, रिमेनिंग हैव टू वेट टिल नेक्स्ट एजीएम। बेशक नेक्स्ट एजीएम पे उनके 4 या 5 साल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन 1/3 से ज्यादा रिटायर नहीं होने चाहिए बाय रोटेशन। फिर क्या कहता है जी कि एवरी डायरेक्टर मस्ट रिटायर ऑन फर्स्ट एजीएम। मीन हर डायरेक्टर अपनी पहली एजीएम पे मस्ट रिटायर होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक डायरेक्टर सपोज ड्यूरिंग द ईयर अपॉइंट किया गया सितंबर अक्टूबर में और एजीएम होती है मार्च में, तब एजीएम टू एजीएम इसके 3 साल काउंट होने ना। तो ये क्या होगा, अपनी आने वाली पहली एजीएम पे रिटायर होगा, मीन दोबारा से फॉर्मली अपॉइंट होगा थ्रू शेयर होल्डर, और फिर आगे एजीएम टू एजीएम इसके 3 साल काउंट किए जाएंगे। क्यों? वैसे भी ड्यूरिंग द ईयर अगर ये पॉइंट हुआ था, किसने पॉइंट किया था? नॉमिनेशन कमेटी ने। तो इसलिए रिटायर होगा अपनी एजीएम पे, ताकि नेक्स्ट एजीएम टू एजीएम इसके 3 इयर्स काउंट किए जा सके। ये क्या था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। ये कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, इंडक्शन। कहते हैं कि हर नए अपॉइंटेड डायरेक्टर्स की इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए। मीन अगर कोई डायरेक्टर नया अपॉइंट किया जा रहा है तो उसकी क्या होनी चाहिए? इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंडक्शन होनी चाहिए मतलब क्या है, उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे कम्युनिकेट करना चाहिए। मीन उसे बताना चाहिए भाई तुम्हारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ताकि उसे डे 1 से पता हो मेरा क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो डे 1 से उसे अफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए, मीन इसे नॉलेज देना चाहिए अबाउट कंपनी मार्केट्स, अबाउट कंपनी स्ट्रैटेजीज, अबाउट कंपनी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, ताकि उसे पता हो कंपनी का क्या गोल ऑब्जेक्टिव है जिसको मीट करने के उसने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करना है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो उसने अडॉप्ट करनी है और किन मार्केट्स में कंपनी ऑपरेट कर रही है। इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसे नॉलेज देना चाहिए अबाउट कंपनी सप्लायर, अबाउट कंपनी मेजर कस्टमर, अबाउट कंपनी ऑडिटर, अबाउट कंपनी लॉयर्स और अबाउट मेजर शेयर होल्डर, ताकि उसे पता हो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ इसका मेजर शेयर होल्डर कौन है, की सप्लायर कौन है, की कस्टमर कौन है, लॉयर कौन है, ताकि उन्हें पता हो कि इन लोगों को मैंने कैसे डील करना है। ये ना हो कि वो लोग उसके सामने आए और कहे चल भाई थोड़ी देर बाहर बैठ, जरा बुलाता हूँ मैं तुझे। उतनी देर में वो नाराज हो जाएगा, नाराज हो गया तो उसे कंपनी तबाह भी हो सकती है। तो इसलिए उसका भी नॉलेज उसे देना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए, उसे नॉलेज देना चाहिए किस चीज का, उसकी लिमिटेशंस का भी, कि कौन सी चीजें जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं जो उसे परफॉर्म नहीं करनी, और अगर करेगा तो सूरत में क्या एक्शन उसे फेस करना पड़ सकते हैं। हाँ, ये कैसे नॉलेज देना है, रिटर्न मटेरियल भी उसे दिया जा सकता है, कोई सेमिनार कंडक्ट करके भी उसे दिया जा सकता है, कोई कोचिंग क्लासिंग के थ्रू भी जा सकता है, कोई वीडियो लेक्चर्स भी दिए जा सकते हैं। क्यों? इससे फ़ायदा क्या होगा कि डे 1 से वो अपना काम प्रोडक्टिवली परफॉर्म कर सकेगा। अगर कंपनी ने ये नॉलेज उसे नहीं दिया तो उसे ये सारा नॉलेज खुद से लेना पड़ेगा, और जब तक नहीं मिलता क्या वो उतनी देर तक प्रोडक्टिवली काम कर सकेगा। ये सारा नॉलेज लेने में अगर उसे कोई मसला फेस करना पड़ गया
तो हो सकता है रिटेलिएट करके वैसे ही वो छोड़ के भाग जाए, तो इसके पीछे अपॉइंट करने के पीछे जितना प्रोसेस था वो सारा लॉस्ट हो गया, कॉस्ट भी, टाइम भी, हो सकता है दोबारा ऐसा बंदा भी आपको ना मिले। इसलिए कंपनी को चाहिए न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स की क्या करे, इंडक्शन ट्रेनिंग करे। कौन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है? तो इंडक्शन ट्रेनिंग करना भी किसका रोल हुआ? नॉमिनेशन कमेटी के रोल में एक और रोल आ गया। किसने क्या करना है? न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स की इंडक्शन ट्रेनिंग करनी है। नॉमिनेशन कमेटी के रोल में ही एक और रोल भी आता है, सक्सेशन प्लानिंग। क्या? सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या है कि अगर फ्यूचर में कंपनी का कोई डायरेक्टर रिटायर होने जा रहा है या छोड़ने जा रहा है, जिसका उसने नोटिस दे दिया, तो उसकी जगह पे किसी पर्सन को अरेंज करना, ट्रेन करना, ये क्या है? सक्सेशन प्लानिंग। मीन कंपनी की जो फ्यूचर की ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड है उसको फुलफिल करना, उसके लिए लोग अरेंज करके रखना या ट्रेन करना, ये क्या है? सक्सेशन प्लानिंग। और ये भी किसका काम है? नॉमिनेशन कमेटी का। सो कमेटीज के अलावा आपने क्या पढ़ लिया? रिटायरमेंट बाय रोटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम। एक छोटा सा टॉपिक और हमारे पास, CPD स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। CPD क्या कहता है कि कंपनी को क्या करना है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहता है कि कंपनी को क्या करना है? अपने बोर्ड मेंबर्स के नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए, अप टू डेट करने के लिए CPD अरेंजमेंट्स भी करवानी है। कैसे करवाई जा सकती हैं? कोई कोचिंग क्लासिंग के थ्रू, कोई सेमिनार कंडक्ट करके करवाई जा सकती हैं, ताकि जो इंडस्ट्री में नई नई एडवांसमेंट आ रही हैं वो डायरेक्टर्स के नॉलेज में दी जा सकें। क्यों? जितना नॉलेज उनका रिफ्रेश होगा, अप टू डेट होगा, उतने ही डिसीजन वो अप टू डेट लेंगे, उतना ही कंपनी का बेनिफिट होगा। और इसकी कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी चाहिए। किसी डायरेक्टर को कोई क्वालिफिकेशन करनी है, कोई डिग्री करनी है, तो भी कंपनी को प्रोवाइड करनी चाहिए। ये भी CPD का पार्ट है। क्यों? उसका नॉलेज जितना अप टू डेट होगा, जितना रिफ्रेश होगा, जितनी क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी, उतना ही कंपनी को बेनिफिट देगा वो। और ये CPD अरेंजमेंट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के चेयरमैन की, टू रन द बोर्ड। तो बोर्ड के नॉलेज को अप टू डेट करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? कंपनी के चेयरमैन की। सो न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स की क्या होगी? इंडक्शन ट्रेनिंग। और सारे बोर्ड मेंबर्स की क्या होगी? CPD। ना सिर्फ एग्जेक्टिव, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की भी CPD होगी, ताकि वो पुराने बाबे हैं तो उनका नॉलेज भी रिफ्रेश किया जा सके। एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, बोर्ड स्ट्रक्चर। सिंगल टायर, टायर एंड 2 टायर। सिंगल टायर को यूनिटरी बोर्ड स्ट्रक्चर का नाम भी दिया जाता है। सो कंपनी के अंदर बोर्ड के 2 तरह के स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं। एक बोर्ड का स्ट्रक्चर जो अभी तक हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पे एग्जेक्टिव, नॉन एग्जेक्टिव दोनों इक्वल स्टेटस रखते हैं, दोनों स्ट्रैटेजी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। हाँ, एग्जेक्टिव डायरेक्टर डे टू डे रनिंग ऑफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में दोनों इन्वॉल्व हैं। ये क्या है? सिंगल टायर बोर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें दोनों का स्टेटस क्या है? इक्वल, इक्वल स्टेटस ऑफ बोथ एग्जेक्टिव, नॉन एग्जेक्टिव। कुछ कंट्रीज लाइक यूरोप की बात करें तो वहां पे 2 टायर बोर्ड स्ट्रक्चर चलता है, जहां पे बोर्ड के 2 डिफरेंट लेवल हैं। एक सुपरवाइजरी बोर्ड है और एक ऑपरेटिंग बोर्ड है। यूरोप के कुछ एरियाज में 2 टायर बोर्ड स्ट्रक्चर चलता है, जहां पे एक सुपरवाइजरी बोर्ड है और एक ऑपरेटिंग या मैनेजमेंट बोर्ड है। सुपरवाइजरी बोर्ड में कौन है? नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, जिनका काम है सिर्फ स्ट्रैटेजी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। जबकि ऑपरेटिंग बोर्ड या मैनेजमेंट बोर्ड में कौन है? एग्जेक्टिव डायरेक्टर, जिनका काम क्या है? स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना। डायरेक्टर्स के 2 डिफरेंट लेवल हैं। एक हायर लेवल पे सुपरवाइजरी बोर्ड है, जिसको कारपोरेट बोर्ड का नाम भी दिया जाता है।
जिसमें कौन होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनका काम है स्ट्रैटेजी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग सिर्फ, और नीचे ऑपरेटिंग बोर्ड, मैनेजमेंट बोर्ड जिसमें कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनका काम क्या, उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना। अब कहता है ये जो 2 टायर बोर्ड स्ट्रक्चर है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। 2 टायर बोर्ड स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इस 2 टायर बोर्ड स्ट्रक्चर के? 2 टायर बोर्ड स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? डे टू डे रनिंग के लोग अगर आप नहीं करोगे तो डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट आएगा, गलत डिसीजन। एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। 2 टायर बोर्ड स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या है? कहते हैं जी इससे बेटर डिसीजन मेकिंग होगी। क्यों? एक बोर्ड है जिसका काम ही सिर्फ स्ट्रैटेजी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को फोकस करना है और कोई बात है ही नहीं उसके अंदर, और कि उनके दिमाग में मसले हैं ही नहीं, तो इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर होगी। दूसरा वो कहता है जी मोर इंडिपेंडेंस होगी या इनहैंस्ड इंडिपेंडेंस होगी। क्यों? कि जब सिंगल टायर में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे होते हैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव के सामने घूरने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बैठे हुए हैं, तो उनको समटाइम उनकी बात एक्सेप्ट करना पड़ती है, मानना पड़ती है, जिससे इंडिपेंडेंस थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बैठे होंगे तो इनहैंस्ड इंडिपेंडेंस होगी, मोर इंडिपेंडेंस होगी, मीन डिसीजन जो है वो विदाउट इंटरेस्ट ऑफ पर्सनल, मीन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल के लिए होगा। तीसरा वो कहता है जी कि इससे क्या होगा, मोर स्टेक होल्डर कंसर्न जो है वो भी कंसीडर की जाएगी। क्यों? जब एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे होते हैं तो एग्जीक्यूटिव का समटाइम बेस्ट देखने के लिए कुछ स्टेक होल्डर इग्नोर हो जाते हैं, जबकि इसमें क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट है वही डिसीजन ले रहे हैं, तो इसमें स्टेक होल्डर कंसर्न जो है वो भी ज्यादा होगी। लेकिन इसके कुछ मसले भी हैं। मसले क्या है? ड्यू टू डिफरेंट लेवल जो है वो कन्फ्लिक्ट आ सकता है कि हम फुल टाइम कंपनी को चलाने वाले और ये पार्ट टाइमर आके हमारे ऊपर बैठ के हमें ऑर्डर 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 कर रहे हैं। क्या ख्याल है? मसला क्या है? स्लो डिसीजन मेकिंग हो सकती है। बेसिकली तो शायद ये एडवांटेज होना चाहिए था उसका कि सेपरेट बोर्ड है, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, लेकिन नहीं, वो डिसीजन जब तक नीचे अप्रूव नहीं होगा इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, और जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो क्या डिसीजन हुआ? नहीं। इससे क्या होगा, उल्टा डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। क्या ख्याल है? और मसला क्या हो सकता है? डीमोटिवेशन भी हो सकती है ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के हमारे ऊपर ये लोग ला के बिठा दिए गए हैं जो हमें ऑर्डर 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 किए जा रहे हैं, फुल टाइमर हम हैं, कंपनी के मेन ऑफिसर हम हैं, चला हम रहे हैं, और ये हमें फजूल में आके ऑर्डरिंग करना शुरू हो गए, तो उसे डीमोटिवेशन से स्टाफ टर्नओवर भी स्टार्ट हो सकता है। मेन डायरेक्टर दूसरी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ख्याल है? और इसी के जो फायदे हैं, ये मसले बन जाएंगे सिंगल टायर के, कि सिंगल टायर में स्टेक होल्डर कंसर्न ज़्यादा नहीं होती, इंडिपेंडेंस अफेक्ट होती है और बेटर डिसीजन नहीं होते, वॉइस ऑफ ईडीज इंक्लूड होती है, और इसके मसले उसके फ़ायदे बन जाएंगे। सिंगल टायर में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता, सारे इकट्ठे बैठ के डिसीजन ले रहे हैं। सिंगल टायर में क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों, साथ साथ अप्रूव हो रहे हैं, और सिंगल टायर में क्या है, कोई डीमोटिवेशन नहीं है, सबका स्टेटस लीगल इक्वल है, तो उसमें सब इक्वल स्टेटस के अकॉर्डिंगली रिटेन रहेंगे। क्या ख्याल है? बातें की जा सकती? चलें आगे। चलिए एक क्वेश्चन कवर करते हैं। हमारी किट के अंदर एक क्वेश्चन है लम के नाम से। LUM अभी हम कवर करेंगे और आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसे हाथ से एक दफ़ा अटेम्प्ट करोगे। क्या ख्याल है? LUM लम।
नजर मारें क्वेश्चन को एक दफा खुद से, देखें क्या है इसके अंदर, फिर हम मिलके डिस्कस करते हैं। जी, पार्ट ए अगर हम क्वेश्चन का देखें, फॉर 10 गुड मार्क्स कहता है जी, कंपेयर द टिपिकल गवर्नेंस अरेंजमेंट बिटवीन अ फैमिली बिजनेस एंड अ लिस्टेड कंपनी and assess Crispin's view that the Lum family will lose the freedom to manage the company as they wish after the flotation। कि एक तो आपने फैमिली बिजनेस और लिस्टेड कंपनी की गवर्नेंस में कंपैरिजन करना है। ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी वो है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स को फॉलो करती है और फैमिली बिजनेस वो है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को फॉलो नहीं करता। क्या ख्याल है? तो क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में? फैमिली बिजनेस में शायद कोई इंडिपेंडेंट वॉइस नहीं होगी, जबकि लिस्टेड कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट वॉइस भी होती है। फैमिली बिजनेस को शायद कोई इतनी लिटिगेशन जो है वो फेस नहीं करना पड़ती, कोई स्ट्रिक्ट कोड्स सिस्टम फॉलो नहीं करना पड़ता, मेन फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, जबकि लिस्टेड कंपनी में फॉर्मेलिटीज़ होंगी, मीटिंग की भी, बोर्ड मेंबर्स की भी, और हर काम सेपरेट होगा। और क्या डिफरेंस हो सकता है फैमिली बिजनेस और लिस्टेड कंपनी में? रोटेशन जो है वो बोर्ड मेंबर की शायद नहीं होगी, मतलब मीटिंग जो है वो फॉर्मल नहीं होगी, डिसीजन शायद चैलेंज नहीं होंगे, जबकि लिस्टेड कंपनी में क्या होंगे, डिसीजन चैलेंज भी होंगे, फॉर्मलाइज सब कुछ होगा। साथ उसने कहा जी आपने क्या करना है, मिस्टर क्रिस्पन्स का जो व्यू है दैट लूज द फ्रीडम टू मैनेज द कंपनी एज दे विश आफ्टर फ्लोटेशन, इसको भी असेस करना है। असेस का मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करना। इवैल्यूएट, एनालाइज, असेस, डिस्कस। इवैल्यूएट, एनालाइज, असेस, डिस्कस, इनका मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करना। सो क्रिस्पन्स कौन है, क्या उसके व्यूज हैं, उसके लिए हम सिनेरियो पढ़ते हैं। कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे आपने एक अप्रोच अडॉप्ट करनी है कि हमने 10 नंबर हैं तो 2-2 नंबर के 5 पैराग्राफ में आंसर देना है। 8 नंबर होते तो 2-2 नंबर के 4 पैराग्राफ बनाते, 6 नंबर हैं तो 2-2 नंबर के 3 पैराग्राफ बनाते हैं। तो 5 पैराग्राफ में आंसर देना है, कोई 3 पैराग्राफ वैसे डिफरेंशिएट कर दें, कोई 2 पैराग्राफ आप उसके व्यूज को असेस कर दें। तो पढ़ते हैं सिनेरियो क्या। Lum Company is a family business that has been wholly owned and controlled by the Lum family since it was founded almost 100 years ago। 100 साल पहले कंपनी बनाई किसने? लम फैमिली ने। और 100 साल बाद इंसान सांप बन जाता है, इसका मतलब बनाने वाला सांप होगा। So the current chief executive, Mr. Gustav Lum, is the great grandson of the company's founder and has himself been in post as a CEO for the last 14 years। तो 14 सालों से वो एज ए CEO काम कर रहा है। Because the Lum family wanted to maintain a high degree of control, they operated a 2-tier board structure। 4 members of the Lum family comprise the supervisory board and the other 8 non-family directors comprise the operating board।
तो 4 इसमें क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और 8 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इसका मतलब ये निकला। तो बोर्ड शायद बैलेंस भी नहीं है। खैर, लेकिन हमें वीकनेसेस तो हाईलाइट नहीं करनी। Despite being quite a large company with 5,000 employees, Lum Company never had any non-executive director because they were not required in privately owned companies in the country in which Lum Company was situated. The 4 members of the Lum family valued the control of the supervisory board to ensure that the Lum family's wishes, being the only shareholders, were carried out. इसलिए उन्होंने supervisory board अपने पास रखा हुआ है। This also enabled decision to be made quickly without the need to take everything before a meeting of the full board. किससे डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, बेटर वे में डिसीजन मेकिंग होगी, इसलिए 2-tier बोर्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। 4 years ago, the 2-tier of the board met in joint session to discuss a flotation issuing public shares on the stock market of 80% of the company. The issue of the family losing control was raised by CEO's brother Mr. Crispin Lum, जिसके व्यूज को हमने असेस भी करना है। He said that if the company became listed, the Lum family would lose the freedom to manage the company as they wished, including supporting their own long-held values and beliefs. Yes, values and beliefs भी चेंज होंगी। क्या ख्याल है? मीन अभी शायद ये लॉन्ग टर्म वैल्यूज बिलीव पे चल रहे होंगे कि जो भी आए कंपनी में लगाते जाओ, लेकिन जब आप लिस्टिंग में जाओगे तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट रखने वालों को आपने रिटर्न भी देना होता है, तो वहाँ पे फिर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पे नहीं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की बिलीव भी चेंज करना होगी। तो ये भी व्यूज़ में एक बात की जा सकती है कि क्या चेंज आएगा। These values, he said, include managing for the long term and adopting a paternalistic management style. Paternalistic management style बोलते हैं अथॉरिटेरियन स्टाइल को, कि जहाँ पे एक लीडर जो डिसीजन इम्पोज कर रहा है सब उसको ही मानेंगे। तो नहीं, पैटर्नलिस्टिक मैनेजमेंट स्टाइल भी चेंज होगा। क्या ख्याल है? क्यों आपको सब बोर्ड मेंबर्स की वॉइस को वोटिंग के थ्रू जो है वो डिसीजन लेना होंगे, तो उससे इम्पोज डिसीजन मेकिंग मीन पैटर्नलिस्टिक स्टाइल भी चेंज होगा। तो ये भी उसके व्यूज में लिखा जा सकता है। Other directors said that the new listing rule that would apply to the board, including a compliance with stock market corporate governance codes of practice, would be expensive and difficult to introduce. तो यहाँ तक शायद हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। दोनों कंपनीज को हमने फैमिली बिजनेस लिस्टेड कंपनी को कंपेयर भी कर दिया, फॉर्मेलिटीज़ की सूरत में, कंप्लायंस विद कोड्स की सूरत में, इंडिपेंडेंस की सूरत में, और उसके व्यूज़ भी हमने बता दिए। व्यूज़ लॉन्ग टर्म बिलीफ की बजाय शॉर्ट टर्म भी करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, और साथ पैटर्नलिस्टिक स्टाइल भी चेंज होगा। आगे क्या कहता है? The flotation went ahead last year in order to comply with the new listing rules. Lum Company took on a number of non-executive directors and formed a unitary board. तो कंपनी ने क्या किया? लिस्टिंग के बाद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए, जो कि रिक्वायरमेंट है, और यूनिटरी बोर्ड की तरफ आ गई। A number of problems arose around this time, with NEDs feeling frustrated at the culture and management style in Lum Company. जो अभी भी शायद फैमिली मेंबर अपनी मन मर्जियाँ ही चला रहे हैं, इनकी मन मर्जियाँ नहीं चलने दे रहे, इसलिए क्या है? फ्रस्ट्रेटेड। While the Lum family members found it difficult to make the transition to managing a public company with a unitary board, और लम फैमिली के लिए भी बड़ा औखा हो गया है 2 टायर से सिंगल टायर में आके कंपनी को मैनेज करना। Gustav Lum said that it was very different from managing the company when it was privately owned by the Lum family. कि अपनी मन मर्जी से घर नाश्ते की टेबल पे हमारे डिसीजन हो जाया करते थे, अब आके सबको इंक्लूड करना पड़ता है। औखा हो गया बिजनेस मैनेज करना, फॉर्मेलिटीज। The human resource manager said that an effective induction program for NEDs जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो उनकी इंडक्शन होनी चाहिए, कि इंडक्शन होने से उनको पता चलेगा ना कि कंपनी है क्या, क्या गोल है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या मार्केट है, इसका कल्चर क्या है, उसका नॉलेज इनको मिलेगा। तो इनको पता चलेगा कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा वो फैमिली मेम्बर्स को एक फॉर्मल बिजनेस में आने में। क्या ख्याल है? थोड़ी इससे क्या होगी? फेमिलियरिटी जो है इनको वो भी मिलेगी अबाउट बिजनेस कल्चर।
क्या ख्याल है कि क्या कल्चर पहले था, डोमिनेटिंग कल्चर था, तो अब अल्टीमेटली लिस्टिंग के बाद चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? कल्चर बिलीव्स कहाँ पे होती हैं? दिमाग के अंदर, और ये इतनी आसानी से जल्दी चेंज नहीं होती। क्या ख्याल है? सो क्या कह रहा है जी, व्हेन इट वाज प्राइवेटली ओन्ड द लम कंपनी, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सेड दैट एन इंडक्शन प्रोग्राम फॉर NEDs and some relevant continuing professional development for existing executive might help to address the problem। और साथ existing की CPD भी होनी चाहिए। CPD में क्या होना चाहिए? उनको CPD में बताना चाहिए भाई 2 टायर बोर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल टायर में क्या होता है। सिंगल टायर में क्या होता है? सबका स्टेटस इक्वल होता है, डिसीजन मेकिंग सबकी कंसल्टेशन से होती है, सबको इक्वल पावर देना पड़ती है डिसीजन मेकिंग की। सो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी क्या कहता है? फॉर 8 मार्क्स, assess the benefit of introducing an induction program for the new NEDs and require continuing professional development for the existing executives of LUM company after its flotation। तो benefits of इंडक्शन आप नए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए बता दो, वो जो हमने 2 बता दी, एक फेमिलियरिटी अबाउट कल्चर का इनको नॉलेज मिलेगा, और दूसरा इनको क्या मिलेगा? कंपनी के गोल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज जो हैं वो पहले लॉन्ग टर्म थी, अब अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म भी बनानी है, तो उसमें हेल्प कैसे करनी है, कैसे लेके चलना है, तो वो पता चल जाएगा। और दूसरा एग्जिस्टिंग के लिए CPD का क्या फ़ायदा होगा, तो उन्हें पता चलेगा एक 2 टायर बोर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है और सिंगल टायर क्या होता है। 2 टायर में पावर स्टेटस इक्वल नहीं होते, जबकि सिंगल टायर में इक्वल स्टेटस के थ्रू चलना है, इंडिपेंडेंट वॉइस को भी कंसीडर करना है, विद वोटिंग पावर्स डिसीजन जो है वो लेने हैं। 8 नंबर के लिए भी आंसर दिया जा सकता है। क्या ख्याल है? 2 इंडक्शन के लिए और 2 CPD के लिए पैराग्राफ बना दो, बनाए जा सकते हैं। पार्ट सी क्या कहता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी एंड 2 टायर बोर्ड। तो 2 टायर क्या होता है, सिंगल टायर क्या होता है, डिफरेंशिएट कर दोगे। एंड डिस्कस द डिफिकल्टीज दैट द लम फैमिली माइट एनकाउंटर व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिटरी बोर्ड। तो यूनिटरी बोर्ड इंप्लीमेंट करते वक्त उन्हें क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेंगी। यूनिटरी में एक तो डिसीजन मेकिंग जो है वो इनकी स्लो हो जाएगी। क्या ख्याल है? पहले क्विक डिसीजन मेकिंग हो रही थी क्योंकि सेपरेट बोर्ड फोकस कर रहा था। दूसरा नहीं, यूनिटरी में कन्फ्लिक्ट तो 2 टायर में आता है ना, तो यूनिटरी में क्या होगा? वो ऊपर जो उसने बातें की थी, ठीक, तो पैनलिस्टिक मैनेजमेंट स्टाइल हमारा जो है डोमिनेटिंग स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अब अवॉइड होगा। और यूनिटरी में आपको क्या करना पड़ेगा? अब इंडिपेंडेंट लोगों को भी डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा, बोर्ड कमेटीज़ बनाना पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजन होंगे। देखो 7 नंबर के लिए बातें भी की जा सकती है। क्या ख्याल है? एक अच्छा क्वेश्चन, प्रैक्टिस की जा सकती है इसकी। आज के लिए इनफ है। क्या ख्याल है? सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स हमने कवर कर लिए, बोर्ड कमेटीज हमने कवर कर ली, और छोटे छोटे टॉपिक हमने कवर कर लिए। रिटायरमेंट बाय रोटेशन, इंडक्शन, CPD, बोर्ड स्ट्रक्चर, और एक अच्छा क्वेश्चन कवर कर लिया। आज इतना हजम कर लो, कल होपफुली हम कुछ और नए एरिया स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया? सो मिलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ही आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।